अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह दुआएँ आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हमारी दुआएँ जो हैं वो आपके साथ ही हैं, हमेशा ही आपके साथ हैं। आप खुश भी रहें, आप आबाद रहें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको लंबी और सेहत वाली जो ज़िंदगी है वो अता फ़रमाए। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। आज मैंने बड़ी ना एक अहम जो मौज़ू है ना उस पे बात करनी है, लेकिन वो मैं ज़रा एंड में करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि वो बहुत ही अहम है, मेरी नज़र में बहुत अहम है, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और किसान होने के नाते इस पे बात तो ख़ैर 2 दिन से चल रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे मिस हो रहा था, लेकिन आज उस पे बात करेंगे। वो ज़रा एंड में करेंगे, कुछ कॉलें हैं वो भी आपको चलाएँगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो ज़रा बाकी जो मौज़ू उस तरफ चलते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की एनए 130 से कामयाबी, लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ इंतहाबी अजरदारी की दायर की है, और मियां नवाज शरीफ की जो नोटिफिकेशन है ना कामयाबी का, ये उसको चैलेंज कर दिया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि आज ही हाई कोर्ट की अदालत ने उन्हें एक और हल्के में रिलीफ दिया है। उन्होंने अजहर क्यूम नाहरा, जो कि नून लीग के एमएनए हैं, दोबारा गिनती में जीते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अजहर क्यूम नाहरा की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके पीटीआई के अली इजाज का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया है। अंदाजा करें, कहा जाता है कि अदालतों पर दबाव है, लेकिन ये कैसा दबाव है जो नून लीग के जीते हुए लोगों को हरवाने की तरफ लेके जा रहा है। अच्छा, मैं बार-बार जो है ना ये मियाँ साहब वाली जो सीट है ना, इसके बारे में मैं बार-बार एक बात करता हूँ जो मुझे मुझे तो अ, अकल पे हैरत आती है, लेकिन आई डोंट नो क्या गेम है। इस पे अगर आप लोगों ने शायद नून लीग को प्रेशराइज़ करने के लिए, फिर ये जो कहा जाता है कि नून लीग को प्रेशराइज़ करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, फिर हो सकता है वो ये बात किसी हद तक ठीक हो। अब देखिए, ये जो लाहौर वाली मियाँ साहब की सीट है, मैं बार-बार ये कहता हूँ, हर जगह पे कह चुका हूँ, कुछ प्रोग्रामों में भी कह चुका हूँ कि उनके जो नीचे वाले दोनों एमपीए हैं, जो नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगाकर जीते हैं, जो नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगाकर जीते हैं, वो उनको जो वोट डालने के लिए लोग आए हैं, वो वोट डालकर चले गए हैं। वो इसलिए वोट डालने आए थे एमपीए को कि उनका कायद नवाज़ शरीफ ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है एनए का। तो दोनों एमपीए जो हैं, वो जीत गए हैं। शानदार कारकर्दगी हुई है उनकी, वहाँ पर उन्होंने अच्छा वोट हासिल किया है। लेकिन चैलेंज कर दिया गया है कि नवाज शरीफ जो जीते हैं वो नहीं जीते, वहां पर यास्मीन राशिद जीती हुई है। अब अंदाजा करें जरा कि जो लोग नीचे नवाज शरीफ के एमपीएस को वोट डालने आए हैं, वो ऊपर नवाज शरीफ को वोट डालकर नहीं गए। नीचे वो नवाज शरीफ की मोहब्बत में, नवाज शरीफ के प्यार में, नवाज शरीफ के इश्क में उनके एमपीएस का वोट डाल गए हैं, लेकिन ऊपर वो नवाज शरीफ को वोट नहीं डालकर गए हैं, वो यास्मीन राशिद को वोट डाल गए। आप अंदाजा करें। मैं जाती हैसियत में समझता हूं स्वाय नून लीग को यहाँ पे प्रेशराइज करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अदालतों की तरफ से पूरी तरह से पुष्ट बनाई है इमरान खान की, और जो प्रोजेक्ट इमरान खान है वो बंद नहीं हुआ। प्रोजेक्ट इमरान खान अभी तक जारी है। कभी ये कहा जाता है कि इमरान खान से जेल में एक बहुत बड़े किसी ऊपर वाले की मुलाकात हो गई है, 10 अप्रैल को होगी है, 11 अप्रैल को हो गई। कभी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान 1.5-2 महीने के बाद छूट के बाहर आ रहा है। कभी कहा जा रहा है कि इमरान खान से बातचीत ये हो रही है कि तुम बाहर जरूर आ जाओ, लेकिन हथौड़ा रखो। मतलब किस किस्म की कैफियत में कौम को मुब्तला किया हुआ है कि एक बंदा जिसको 14-14 साल सजा मिल गई है, उसके जो लोग हैं जिनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए थी, जिस तरह से उन लोगों ने इस मुल्क में जुल्म जबर किया, 9 मई वाला जैसे वाकया किया, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वो जीत भी रहे हैं, वो वजीर भी बन रहे हैं। तो खैर, आई डोंट नो कौन किस तरफ से खेल रहा है, दोनों तरफ से खेल रहा है। अब नारा साहब वाली जो सीट है वो आपके सामने है। वो जनाब उड़ाकर उठाकर दे दी गई है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी गई है। अब इसमें आप बताएं कि इसमें हम क्या सोचे, इसमें क्या समझ आती है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या नहीं हो रहा। ये सारी की सारी चीजें हैं जो इस तरफ इशारे लेके जाती हैं कि आज भी प्रोजेक्ट इमरान खान पहले की तरह जिंदा जिंदा और जिंदा है। प्रोजेक्ट इमरान खान अभी तक बंद नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखेंगे, लगाओ और दबा का काम आता है। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, मुझे बनी गाला से अडयाला शिफ्ट किया जाए। इस पर आज समाअत थी, वकील पेश ना हुआ, जज साहब गुस्से हुए, दरखास्त ही अदम पैरवी पर खारिज कर दी। लेकिन वकील जब पेश हुआ तो जज साहब ने कहा कि अब आप दरखास्त को बहाल कराने के लिए नई दरखास्त दायर करें। इतनी सहूलतकारी से आप अंदाजा कर लें कि दबाव है या लगाव है। फिर आप ये भी देखें कि बुशरा बीबी बार बार अदालत में दरखास्त दायर करती है,
कि मैंने बनी गाला नहीं रहना, मुझे यहां से निकालो, अडयाला शिफ्ट करो। जब दरखास्त पर समाअत होने लगती है तो वकील जानबूझकर पेशी पर ही नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मौसूफा दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि मैं बनी गाला नहीं रहना चाहती, लेकिन हकीकत में रहना चाहती हूँ। इसीलिए समाअत नहीं होने दी जा रही है। यूथियों को भी धोखा दिया जा रहा है। और इस वक्त जो जिसे आप कह सकते हैं ना कि बस यूथियों को भी धोखा और खान साहब को भी धोखा। अब खान साहब को समझ आ जाए तो ठीक है, ना आए तो उनकी मर्जी है, मैं और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जहां पर धोखा दिया जा रहा है बुशरा बीबी की तरफ से कि दरखास्त लगती है तो वकील कोई ना कोई बहाना बनाकर हाजिरी यकीनी नहीं बनाता, और जब वो टाइम निकल जाता है तो बुशरा बीबी फिर ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देती हैं कि मैनू मेरे बंदे कोल जाके बंद करो, मैं इथे नहीं रहना। ये है वो जो हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, और ये है वो जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। लेकिन क्या करें जी, चल रहा है जी, अगले चला सकते हैं, अगलों को आता है चलाना जी। मेरे और आपके बस में थोड़ी है कि मतलब कि मैं और आप जो है वो इसको रोक सकते हैं। अगले का मुल्क है जी, ये मुल्क बना ही बुशरा बीबी और इमरान खान के लिए, मेरी और आपकी क्या औकात है। सऊदी अरब से पाकिस्तान में जो सरमायाकारी का वफ्द आया, वो अच्छी खबरें लेकर आया है। सऊदी वजीर खारजा आज वफद के हमरा वजीर आजम हाउस पहुंचे हैं, जहां इनका पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया गया। वफद में सऊदी नायब वजीर बराए सरमायाकारी इंजीनियर इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक, सऊदी वजीर बराए माहौलियात आबी वसाइल वजरात माब इंजीनियर अब्दुलरहमान बिन अल मोहसन अल फजली, सऊदी वजीर सनत मदनी वसाइल इज्जत माब इंजीनियर बंदर बिन इब्राहिम बिन अब्दुल्ला अल अखीर। ये जो इब्राहिम बंदर बिन इब्राहिम जो है ना जी, ये बड़े ही करीबी हैं जो इस वक्त के वली अहद है सुलेमान, उनके ये बड़े करीबी हैं। और इस वक्त जितनी सऊदी अरब में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट चल रही है, बहुत बड़ी, बिलियंस की, उनमें इनका बहुत बड़ा शेयर है। तो इनको साथ भेजना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही आला किस्म की मैं तो कहता हूं कि ये बड़ी आला किस्म की पाकिस्तान की कामयाबी है। मुझे लग ये रहा था कि शहबाज शरीफ साहब का जो है ना वो इंतजार किया जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो आए और आकर मतलब कि वो बात तो करें, कम से कम आकर बात तो करें कि भाई हम आए हैं यहाँ पर आपके मतलब कि कोई हमारे मुल्क में आए, कोई इन्वेस्टमेंट करें। सऊदी अरब तो जैसे बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था। सऊदी अरब को तो लग रहा था कि पाकिस्तान इधर से आए और इधर से हमसे कोई बात करे और हम लोग जो है वो फौरन हामी भरे, जैसे वो मतलब कि जहाजों में तैयार बैठे हुए थे। उनका आप कह लें कि बस तैयार बैठे हुए थे जहाज में कि किसी भी तरह से पाकिस्तान का वफद आए, और वो वफद जैसे ही पाकिस्तान में पहुंचे तो हम लोग जो है ना वो जहाजों में सामान ला दे और पाकिस्तान की तरफ निकल पड़े। सऊदी अरब में बहुत बड़ी इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है, और जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी जो बड़ी बड़ी सारी कंपनियां हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इस वक्त वो आपके पास पाकिस्तान में आ गए हैं, पाकिस्तान पहुंच गए हुए हैं। मतलब अब बस थोड़ा सा वेट है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस मुल्क में भी सऊदी अरब की तरह हर तरफ आपको प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट नजर आएंगे, लोगों के लिए रोजगार ही नजर आएगा। उसकी शर्त एक ही है, उसकी शर्त सिर्फ इतनी है कि ये जो जेल में बैठा हुआ इस मुल्क का दुश्मन इंसान इमरान खान है ना, इससे अगर हमारी थोड़ी सी कुछ जान छूट जाए ना, तो आप देखेंगे कि इस मुल्क में सिवाय बस अल्लाह पाक जो है ना वो रहम करे, करम करे, और वो होगा करम और रहम। अच्छा जी, मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि जी मतलब मैंने इसमें एक बड़े अहम मौजू पर बात करनी है, और वो जो अहम मौजू है वो किसान मौजू है जी। मैंने इस पर इसलिए आपसे बात करनी है कि ये जो किसान विंग के लोग हैं ना जी, वो मतलब हमें बार-बार जो है वो मतलब कि उनको लग रहा था कि हम इस पे बात कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए, और मैं ज़ाती हैसियत में भी समझता हूँ कि इस पे बात करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि देखें, किसानों का मामला छोटा मामला नहीं है। अगर किसानों से आप गंदम नहीं खरीद सकते, तो फिर आपने मतलब पीछे रह क्या जाता है। हमारे पास वो कॉल भी है जो आपको इसमें हम सुनाएँगे। वो बहुत ज़रूरी कॉल है, मैसेज है किसानों के लिए, वो भी सुनाएँगे। लेकिन मेरा ज़ाती हैसियत में इस पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं खुद भी एक किसान हूँ। किसान भाइयों के मसाइल पर बात करनी चाहिए। किसान भाई इस वक़्त बेहद मसाइल का शिकार हैं, ज़हनी तनाव का शिकार है। किसान पाकिस्तान की मईशत से लेकर दीगर मामलात का बुनियादी हिस्सा है। इनका मुद्दा यह है कि गंदम का रेट 3900 है। सबसे पहले परेशानी की बात यह है कि ये पिछले साल भी 3900 था।
हालांकि हर चीज के रेट में इजाफा हुआ है तो इसमें भी इजाफा होना चाहिए था, लेकिन जब गंदम जो है वो मंडी में पहुंची तो रेट कहीं से 3500 और कहीं से 3200 मिल रहा है। किसान के मसाइल हैं कि उन्होंने गंदम की काश्त के लिए खाद से लेकर डीजल तक महंगे दामों खरीदा है। डीपीए 15,000 रुपए की बोरी खरीदी, यूरिया 5500 रुपए का खरीदा, डीजल भी महंगे दामों खरीदा। इस तरह दीगर अखराजात भी किसान कर्ज पकड़कर आड़तीए से, हम आड़तीए कहते हैं, जो आड़ती होते हैं ना, वो कर्ज भी जरा थोड़ा सा ऊपर रख के देते हैं, बनिए होते हैं वो आजकल के दौर में। फसल बेचकर वो कर्ज अदा करना होता है, इसके बाद जो बचता है वो मुनाफा होता है और वो अगली फसल के लिए और बेटी की शादी, भाई को बाहर भेजना, भाई के इम्तिहान की फीस, वो सारे खर्चे जब उससे कुछ बच जाएगा तो करने होते हैं। हमारे कुछ किसान भाइयों के पैगामात भी हैं, मैं चाहूंगा कि आपको वो भी सुनाऊं। तो वो इसलिए सुनाऊं कि वो आपको वाजिया करेंगे कि मसाइल के हैं। अर्ज ये है कि किसान भाइयों के जो हकीकी मसाइल हैं उन्हें जरूर सुनना चाहिए, इस वक्त सुना जाना चाहिए, क्योंकि किसान अपने पास गंदम सिर्फ 15-20 दिन की रखता है, इसके बाद तो वो आड़ती के पास चली जाती है। तब अगर कीमत बढ़ाई तो किसान को फायदा होगा, वरना जो किसान का नुकसान नुकसान होगा वो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। उससे अल्लाह ताला की जात अब बचा ही ले तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला होगा अगर आपने किसान को ना बचाया तो। जी मैं अभी आपके सामने एक ऑडियो जो है वो प्ले करूंगा, वो आप सुने कि किसान भाई जो हैं वो हमारे क्या कह रहे हैं। ये मुझे एक सेकंड दे दें, ये बहुत जरूरी है जी आपको बताना भी और आपको सुनाना भी। ये सुने जी जरा। अच्छा जी। और ये ज्यादती इस तरह हो रही है कि हमारा वोट बैंक जो था शहरों में खत्म हो गया और मजीद भी खत्म हो रहा है। बाकी देहातों में हमारा वोट बैंक था। अब प्लानिंग ये हो रही है कि देहातों के जिम्मेदारों को, किसानों को जलील इस तरह किया जाए कि क्या नाम है, ये भी वोट बैंक हमारा खत्म हो जाए। और आने वाला इलेक्शन जो है, मेरे ख्याल में मेरे ख्याल 9-10 महीनों के अंदर अंदर फिर इलेक्शन है और वो उसमें इनको फिर बुरी तरह रगड़ के रख दिया जाए। और इस प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। साहब कुछ इस तरह हो रहा है कि सरासर ज्यादती हो रही है। और ये ज्यादती इस तरह हो रही है कि हमारा वोट बैंक जो था शहरों में खत्म हो गया और मजीद भी खत्म हो रहा है। बाकी देहातों में हमारा वोट बैंक था। अब प्लानिंग ये हो रही है कि देहातों के जिम्मेदारों को, किसानों को जलील इस तरह किया जाए, महंगे रेट पे क्या नाम है, को पता है 80% कर्जे पे चलता है। आड़ती के कर्जे, बैंकों के कर्जे पे चलता है। अब जब 2500 पे वाला इलेक्शन जो है, मेरे ख्याल में मेरे ख्याल 9-10 महीनों के अंदर अंदर फिर इलेक्शन है और वो उसमें इनको फिर बुरी तरह रगड़ के रख दिया जाए। और इस प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। गंदम जो थी 3900 पर फिक्स की थी, ठीक है, फिक्स हो गई। अब चाहिए था कि हर आदमी की गंदम खरीद लें, ताकि क्या नाम है, हर आदमी अपने अपने, जिस किसी ने ठेके कर्जे देने, बैंकों के, आड़तियों के देने, वो उतर जाए उसके। क्योंकि उसने तो महंगे रेट पे डीजल लिया, महंगे रेट पे खाद ली, महंगे रेट पे क्या नाम है ट्रैक्टर लिए, सारा कुछ किया। और जिम्मेदार तो आपको पता है 80% कर्जे पे चलता है। आड़ती के कर्जे, बैंकों के कर्जे पे चलता है। अब जब रेट आ गया 3000 पे, 2500 पे, गवर्नमेंट खरीद नहीं रही, बहाने लगा रही है। बल्कि जो जाता है उसको कहते हैं आप चले जाएं, कंप्यूटर के मुताबिक आपको मैसेज आ जाएगा। मकसद क्या कि आड़ती खरीद ले औने पौने और गंदम जमींदार से निकल जाए। तो गंदम तो वो संदीला साहब टोटल जो होती है 15-20 दिन जमींदार के पास होती है। 15-20 दिन के बाद गंदम साहब आड़ती के पास चली जाती है। अगर फिर इसके रेट बढ़ाए जाएं या परचेज शुरू की जाए तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं है। वो तो आड़ती को फायदा है और डीसी, एसी, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, जो फूड का अमला है, उनको फायदा है, क्योंकि वो रिश्वत लेके उनसे खरीदेंगे और उनके चेक और बिल बनते जाएंगे। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ है कि सारे पंजाब के अंदर लोग जलील हो रहे हैं। आपको पता, तेल की कीमतें आज फिर बढ़ गई, डीजल बढ़ गया और मशीनरी बढ़ गई, खाद बढ़ गई। खाद की 4000 की बोरी थी, 16000 की हो गई। गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी खत्म कर दी। इसी तरह बाकी चीज़ों पे भी आप खुद देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है।
लेकिन रेट नीचे आने से क्या हुआ कि वो जो परचेजिंग पावर उसकी थी या उसने लोन रिटर्न वापस करने थे वो संजीदा साहब ना होंगे, और जिससे क्या होगा कि माशी तौर पे जिम्मेदार तो बर्बाद जरूर हो जाएगा लेकिन नून भी बर्बाद हो जाएगी। वोट बैंक बिल्कुल सिफर बटा सिफर हो जाएगा। और इलेक्शन ज्यादा तो ज्यादा संध्या साहब 8-9 महीनों में इलेक्शन है, या गवर्नमेंट बन जाएगी क्या नाम है, इमरजेंसी इलाके को गवर्नमेंट बन जाएगी ब्यूरोक्रेट्स की, और जिसपे भी बनानी हो आर्मी ने, तो या ये क्या नाम है संदीला साहब, हमारा वोट बैंक सिफर बटा सिफर हो जाएगा, तो अगर इलेक्शन हो गए तो इसलिए गुजारिश ये थी कि सब लोग चीख रहे थे, मैंने मरियम साहबा को खत भी लिखा था और जगह जगह से मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि खुदारा हमें बचाएं, वोट बैंक को बचाएं, और जो कि सोची समझी साजिश के तहत हमारा वोट बैंक बर्बाद किया जा रहा है, ये असल हकीकत है। शुक्रिया संदीला साहब। संदीला साहब कुछ इस तरह हो रहा है कि सरासर जाती हो रही है, और ये जाति इस तरह हो रही है कि हमारा वोट बैंक जो था शहरों में खत्म हो